पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सना बानी को एक फार्म हाउस में लेकर जाती है। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, अंदर सोफे पर करण बैठा होता है। ये वही करण था जिसे बानी ने क्लब में थप्पड़ मारा था। उसने हैरानी से करण को वहां देखते हुए सना से पूछा, ये यहाँ क्या कर रहा है? सना ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब उसका फार्म हाउस है तो वो तो होगा ही ना। बानी हैरानी से उसे देखने लगी, मतलब तुम मुझे? सना ने अपने हाथ बांधते हुए खड़ी हो गई। करण, मैंने अपना काम कर दिया, अब आगे का काम तुम्हें करना है। सना, ये तुमने ठीक नहीं किया, बानी ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। तुम्हें क्या लगा बानी, तुम मेरे विराट को मुझसे छीन लोगी और मैं चुपचाप तमाशा देखूंगी? नहीं, मैं तुम्हारा ही तमाशा बना दूंगी, और ऐसा तमाशा बना दूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहोगी। उसकी बात पूरी हुई ही थी कि बानी ने उसे खींचते हुए एक तमाचा जड़ दिया। सना नीचे फर्श पर गिर गई। अगले ही पल वो उठी। उसने अपने गाल पर हाथ देकर कहा, तूने मुझ पर हाथ उठाया? मुझ पर? विराट ने हाथ क्या थाम लिया। बहुत हिम्मत आ गई है तुम में। करण, इस लड़की को कहीं मुंह दिखाने के लायक मत छोड़ना। करण एक शैतानी हंसी के साथ बानी की ओर आगे बढ़ा। तेवर तुम्हारे बड़े जानलेवा है। कुछ तो तुम में खास है जो तुम्हें बाकी सब से अलग बनाती है, कहकर उसने उसके चेहरे पर उंगली फेरने लगा। पर अगले ही पल बानी ने उसके हाथ को झटक कर उसे भी एक तमाचा जड़ दिया। करण का चेहरा एक तरफ झुक गया। अगले ही पल उसने बानी की ओर नजर किया। उसकी आंखों में अंगारे बरस रहे थे। साली, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर, करण कपूर पर हाथ उठाया। आज के बाद तू किसी के सामने सिर उठाकर चलने के लायक ही नहीं बचेगी। करण ने उसकी ओर कदम बढ़ाया और एक झटके के साथ उसे उठा लिया। साली, कितना इंतजार किया है तुझे पाने के लिए, आज हाथ लगी है तो जाने नहीं दूंगा। वो उसे उठाकर ले जाता है। बानी लगातार अपने हाथ पैर चला रही थी, पर उसके ताकत के आगे वो कमजोर पड़ रही थी। सना ने उसे देखते हुए कहा, आज के बाद विराट तुझे शादी तो दूर, तेरी तरफ देखेगा तक नहीं। एक टेढ़ी मुस्कान के साथ सना वहां से चली गई। करण ने उसे बेड पर लाकर पटक दिया। बानी पीछे खिसकते हुए बोली, देखो मेरे पास मत आना। अपनी खैरियत चाहते हो तो मुझे जाने दो, वरना विराट तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे, विराट तो तब छोड़ेगा जब पकड़ेगा। उसे कभी पता नहीं चलेगा कि तो कहाँ गई थी और तेरे साथ क्या हुआ था। वो किसी शैतान की तरह हंसने लगा। बानी बेड के दूसरी साइड से उतरी और भागने को हुई कि करण ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया, उसे खींचकर अपने करीब किया, उसे उठाकर फिर से बेड पर पटक दिया और उसी के साथ वो उसके ऊपर आ गया। बानी उसके सीने पर हाथ देकर अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे की ओर धक्का देती है, पर करण पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसके होठों पर झुकने लगा। बानी उसके होठों पर अपना हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर करण ने एक झटके में उसका हाथ हटाकर उसके होठों को छूने को हुआ। अब बानी को बचने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बानी ने आसपास हाथ घुमाने लगी, शायद कुछ मिल जाए। तभी बेड के पास पड़े टेबल पर रखा फूलदान उसके हाथ लगता है। वो उसे उठाती है और इससे पहले कि करण उसके होठों को छू पाता, बानी उसके सिर पर वो फूलदान अपने पूरे ताकत के साथ दे मारती है। इसी के साथ कमरे में एक चीख गूंज उठती है। करण उसके ऊपर से हट जाता है। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। खून बहने लगे थे उसके सिर से। बानी ने उसके पेट पर एक लात मारा। वो बेड से नीचे गिर गया। बानी ने अपना दुपट्टा उठाया और जल्दी से वहां से भाग निकली। वो अभी उस फार्म हाउस के गेट से बाहर निकली ही थी कि उसके सामने एक ब्लैक कलर की कार आकर खड़ी होती है, जिसमें उसे खींच लिया जाता है। बानी हैरानी से कार के अंदर चारों ओर नजर करती है। काले कपड़ों में चार हट्टे कट्टे आदमी बैठे हुए हैं। कौन है ये लोग? क्या इन्हें भी सना ने ही भेजा होगा? सच में उसने भारद्वाज बंगले से बाहर निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके माथे और गली से पसीने की बूंदें उभरने लगे थे। अभी अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उससे तो वो काफी हद तक वैसे भी डर गई थी।
वो तो ठीक है कि वो बच गई, पर अब ये। उसने हकलाते हुए पूछा, कौन हो तुम सब? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? जाने दो मुझे। तभी एक आदमी ने कहा, जाने देना होता तो पकड़ते क्या? चुपचाप बैठ, चुपचाप। बानी ने फिर से घबराते हुए उन्हें देखकर पूछा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तभी दूसरे आदमी ने कहा, अरे ये कितना बोलती है। उसने उसे देखकर कहा, तू हमारा बिगाड़ भी क्या सकती है? ए, उसके मुंह पर पट्टी बांधो रे। बानी के मुंह पर पट्टी बांध दिया जाता है। एक ने तो उसके माथे पर ही पिस्तौल पॉइंट करके रखा हुआ था। बानी की जान हलक में अटकी पड़ी थी। कुछ ही देर में वो कार एक सुनसान जगह पर एक बड़े से हवेली के आगे रुकती है। ये कोई पुराना सा टूटा फूटा भूतिया हवेली लग रहा था। वो लोग बानी को लेकर खींचते हुए अंदर जाते हैं और अंदर एक बड़े से चेयर पर बैठे एक इंसान के सामने बानी को खींचकर उसके कदमों में गिरा देते हैं। पठान साहब, यही है वो लड़की जिससे विराट की शादी होने वाली है। बहुत प्यार करता है वो इससे। अभी 2 दिन पहले ही इसकी सगाई विराट के साथ हुई है और जल्द ही शादी होने वाली है। हमने न्यूज देखा था टीवी पर। तभी दूसरे ने कहा, पठान साहब, जब से विराट ने हमारा माल पकड़वाया था तब से हम उसके घर पर नजर रखे हुए थे। तभी से हमें पता है इस लड़की से विराट का लफड़ा चल रहा है। लेकिन ये सारी घर से बाहर ही नहीं निकल रही थी और विराट के बंगले में हाई सिक्योरिटी है, तो हमें मौका ही नहीं मिल रहा था। आज जाकर इतने दिनों के बाद मौका मिला। बानी अब उन लोगों की बातें सुनकर सारा मामला समझ गई थी। उसने गिड़गिड़ाते हुए पठान की ओर देखते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा है तुम्हारा। एक लड़की को मारकर तुम्हें क्या मिलने वाला है? प्लीज जाने दो मुझे। तभी राणा ने कहा, कौन तुझे मारना चाहता है? तू तो बस जरिया है विराट को यहाँ तक खींच लाने का। मारना तो उसे है। उसने फिर से पठान को देखते हुए पूछा, पठान साहब, इस लड़की के बदले हम विराट को यहाँ अकेले बुलाएंगे। यहाँ आने को कहेंगे, उसे अकेले बुलाकर हम उसे मार सकते हैं। उसकी बात अभी पूरी हुई भी नहीं थी कि बानी उठकर उसके पास जाती है, उसके कॉलर से उसे पकड़कर एक तमाचा उसके गाल पर जड़ देती है। तो मेरे विराट को मारेगा? तो है इतनी औकात? तुम लोगों में इतनी हिम्मत होती तो उसके सामने जाकर उससे मुकाबला करते। ये सब जुगाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अकेला ही तुम सब पर भारी है। तभी राणा ने उस पर पिस्तौल पॉइंट करते हुए कहा, बहुत बोल रही है तू। तेरा विराट आएगा और यही मारा भी जाएगा, पर देखने के लिए तू नहीं होगी। बानी ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, वो आएगा, यहाँ आएगा और तुम उसे मारना तो दूर उसे छू भी नहीं पाओगे। वो अकेले तुम्हारा पूरा साम्राज्य मिटाकर चला जाएगा, कोई नहीं बचेगा। बानी एक एक शब्द को चबाते हुए बोल रही थी। पठान को देखते हुए कहा, पठान साहब ऑर्डर कीजिए, कहकर उसने ट्रिगर पर उंगली रखा। पठान, जो अब तक बस चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था, उसने अपनी चेयर से खड़े होकर बानी की ओर कदम बढ़ाता है। उसके सामने आकर खड़ा होकर उसे एक टक देखने लगता है। बानी, जो पहले घबराई हुई सी थी, वो अब पठान की आंखों में आंखें डालकर उसे नफरत से खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। देख तो वो ऐसे रही थी जैसे अगर उसमें ताकत होती तो वो खुद ही सबको मार देती। पठान ने अब अपना मुंह खोला। बहुत प्यार करती है विराट से? हाँ, बहुत प्यार। तुझे मार दूं तो विराट तो वैसे भी मर जाएगा। लेकिन नहीं, पठान का उसूल है, वो अपने दुश्मनों को सिर्फ मारता ही नहीं है, तड़पा तड़पा कर मारता है। राणा जी, पठान साहब। राणा उसके पास आकर खड़ा होता है। इस लड़की से विराट की शादी होने वाली है ना? हाँ पठान साहब। क्या वो भी इसे इतना ही प्यार करता है जितना ये उससे करती है? हाँ पठान साहब, हम काफी दिनों से विराट पर नजर रखे हुए हैं। तो फिर तो इस लड़की को मारना नहीं चाहिए। विराट की होने वाली रानी को हम अपनी बेगम बनाएंगे। ले जाएंगे इसे अपने साथ दुबई। उसे अभी के लिए ले जाओ, बंद कर दो उस खाली कमरे में। बानी को एक आदमी ने खींचते हुए उस कमरे की ओर ले जाने लगता है। बानी लगातार अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे।
मेरा विराट आएगा और तुम सबकी लाशें बिछा देगा। वो छुटने के लिए छटपटा रही थी, पर ना ही वो उस आदमी से अपना हाथ छुड़ा पा रही थी और ना ही उसकी बात कोई सुन रहा था। पठान ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, विराट पर नजर रखो, वो क्या कर रहा है, पल पल की खबर मुझे मिलनी चाहिए। राणा ने कहा, पठान साहब, उस तक ये खबर पहुंचा दे कि ये लड़की हमारे कब्जे में है। अभी नहीं, उसे पहले कुत्ते की तरह ढूंढने दो, फिर हम उससे बात करेंगे। पठान ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। जब काफी देर तक बानी घर नहीं आई तो दादी जी ने विराट को फोन किया और विराट दौड़ते हुए बंगले में आया। क्या हुआ दादी, क्यों आपने मुझे अर्जेंटली बुलाया? मैं मीटिंग छोड़कर आया हूँ, दादी जी ने परेशान होते हुए कहा। विराट, बानी दोपहर से सना के साथ उसके घर गई है, शाम होने को आया, अब भी बानी घर नहीं आई। तो मैंने सना को फोन किया था, उसने कहा। क्या कहा दादी, क्या कहा उसने? बेटा, उसने कहा बानी तो वहां से 1 घंटे में ही निकल गई है, तो फिर वो अब तक घर क्यों नहीं पहुंची? विराट बेटा, मुझे फिक्र हो रहा है। दादी, आपने उसे सना के साथ भेजा ही क्यों? बेटा, बानी खुद जाने के लिए तैयार थी तो मैंने भी रोका नहीं। विराट ने अपनी सिर पर हाथ दे दिया। अच्छा दादी, आपने वानी को फोन किया? हाँ किया था विराट, पर उसका मोबाइल ही स्विच ऑफ है। ओह शिट, विराट ने फिर से वानी को कॉल किया, उसका मोबाइल सच में स्विच ऑफ था। कुछ तो गड़बड़ है दादी, वो कभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं रखती। दादी जी ने कहा, विराट तू एक बार बात करना सना से। नहीं दादी, मैं उसे फोन नहीं करूंगा, मैं खुद उसके पास जा रहा हूँ। वो तुरंत बंगले से निकला, गाड़ी में बैठा और कुछ ही देर में उसकी कार बजाज मैंशन के सामने खड़ी हुई। विराट मैंशन के अंदर गया। सना हॉल रूम में अपने मॉम डैड के साथ बैठी हुई थी। विराट अंदर कदम रखते हुए रौबदार आवाज में, सना, बानी कहाँ है? विराट को देखकर सब खड़े हो गए। सना ने हड़बड़ी के साथ कहा, बानी, मुझे क्या पता वो कहाँ है। सना के मॉम डैड सना को ही देख रहे थे। विराट उसके पास गया और ऊंची आवाज में, वो तुम्हारे साथ आई थी ना? तुम्हें पता नहीं होगा तो किसे होगा? सच बोलो, क्या किया तुमने उसके साथ? और मुझसे झूठ बोलने की गलती बिल्कुल भी मत करना, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। उसने अपनी आंखों में अंगारे लेते हुए बोला। सना ने हकलाते हुए कहा, विराट, ये सच है कि बानी मेरे साथ तो आई थी, पर वो तुरंत चली भी गई। अब इतनी देर से वो घर नहीं पहुंची तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि वो कहाँ गई है? सुना है तुमसे पहले उसका कोई और भी बॉयफ्रेंड था, तो हो सकता है कि वो उससे मिलने गई हो। विराट ने एकदम से उसका गला पकड़ लिया और उसे पीछे ले जाते हुए दीवार से सटा दिया। सना के डैड ने कहा, मिस्टर विराट, आप होश में तो है? आप मेरे घर आकर मेरी बेटी के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। विराट ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। सना की माँ तो डर से ही कांप रही थी। चुप रहिए मिस्टर बजाज, आपकी बेटी ने मेरी होने वाली वाइफ को लापता किया है। ये उसे घर से लेकर आई थी। मैं अब जानना चाहता हूँ कि इसने वानी के साथ क्या किया, कहाँ फंसाया उसे। सना के डैड ने कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं, छोड़िए उसे। आपने सुना नहीं सना ने क्या कहा? बानी तुरंत घर के लिए जा चुकी थी, अब वो घर नहीं पहुंची तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, छोड़िए उसे। विराट उसकी बातें नहीं सुन रहा था, उसकी नजर तो सना पर ही टिकी हुई थी। उसकी पकड़ धीरे धीरे उसके गले पर कसती जा रही थी। जब सहन से बाहर हुआ तो सना ने एकदम से दबी आवाज में कहा, मैं बताती हूँ, छोड़ो मुझे। विराट ने छोड़ा। सना हाँफने लगी, लंबी लंबी सांसें लेने लगी। बोलो, कहाँ ले गई थी तुम बानी को? विराट ने चिल्लाते हुए पूछा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सना, उसके मॉम डैड तीनों सहम गए। सना ने बोलना शुरू किया, वो विराट में उसे करण के फार्म हाउस लेकर गई थी, उसने हकलाते हुए कहा। विराट ने हैरानी से, करण के फार्म हाउस? कौन करण? सना उसे नजर चुराते हुए बोली, वही करण जिससे वानी का क्लब में झगड़ा हुआ था। ये सुनकर विराट की आंखें बड़ी हो गई
और तुमने उसे उसकी फार्म हाउस में क्यों लेकर गई थी? बोलो। सना ने घबराई हुई सी नजर चुराते हुए अपना बदला लेने के लिए कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सना के मॉम डैड एक दूसरे को देखने लगे। विराट ने सना के डैड को देखते हुए कहा, देख लिया आपने अपनी इनोसेंट लड़की को? फिर उसने सना को देखते हुए, शुक्र करो कि तुम एक लड़की हो, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हारी जगह कोई लड़का होता तो कसम से आज यहाँ उसकी लाश गिरी होती। विराट ने दांत पीसते हुए कहा और वहां से चला गया। सना अपनी आंखों में आंसू लिए विराट को ही जाते हुए देख रही थी। प्यार तो वो पहले से ही खो चुकी थी, पर आज अपनी दोस्ती भी उसने खो दी। विराट मेंशन से बाहर निकलते हुए रघु को कॉल किया। पहले ही रिंग में रघु ने कॉल उठा लिया। हाँ बोल गुरु। रघु, तुम सबके सब अभी और इसी वक्त मुझे डेविल विला में मिलो। अभी? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है रघु, तुम लोग जल्द से जल्द पहुंचो, हरी अप। कुछ ही देर में विराट के प्राइवेट विला में सब इकट्ठा होते हैं। विराट ने पूरी बात बताई। रघु ने कहा, मतलब तूने देखा करण के फार्म हाउस में बानी नहीं है और बानी करण के फार्म हाउस से लेकर तेरे बंगले के बीच में ही कहीं गुम हुई है? मतलब इस बीच में जितने भी होटल है, लॉज है, बार है या कोई भी ऐसी जगह, तो हमें वहां देखना चाहिए। कल्लू ने कहा, लेकिन रघु ये जरूरी तो नहीं कि इसी बीच में कहीं बानी को रखा गया हो सकता हो इसी बीच में उसे पकड़कर कहीं और ले जाया गया हो। तभी छोटे ने कहा, एक बात बता गुरु, पहले तो तू हमें ये बता कि ये काम कर कौन सकता है? मेरा मतलब है तेरा कोई ऐसा दुश्मन है जो बानी को जानता हो? कल्लू ने कहा, ऐसे तो न जाने कितने दुश्मन होंगे गुरु के, आगे से दोस्त पीछे से दुश्मन, जितना बड़ा आदमी उतना ज्यादा दुश्मन। तो क्या हम एक एक को झंझोड़ झंझोड़ कर पूछेंगे कि तुमने बानी को उठाया है या नहीं? सब आपस में बातें कर रहे थे। गुरु ने तेज आवाज में कहा, शट अप, बंद करो अपना ये बकबक। ये कोई और नहीं, ये पठान ही है। हमने अभी अभी कुछ दिन पहले ही उस पर अटैक किया था, उसके करोड़ों का माल पकड़ाया था, तो फिर वो चुप कैसे बैठ सकता है? मुझे तो पता था कि वो पलटवार करेगा, बस बानी से गलती हो गई और उसे मौका मिल गया। ये कोई और नहीं, ये पठान ही है। सब अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए, एक दूसरे को देखने लगे। हमें पठान के सारे अड्डे पर छापा मारना होगा, वो सारे अड्डे जो हम जानते तक नहीं, कहाँ कहाँ उसका अड्डा है। गुरु ने लगभग दहाड़ते हुए कहा, ये टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है। सबसे पहले रॉकी को उठाओ, उसे उसके सारे अड्डे पता है। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, अगर गलती से भी पठान का मुझे या हम में से किसी को भी फोन आता है तो पुलिस हमें लोकेशन ट्रेस करके दे सकती है। सब एक दूसरे को देखकर, हाँ ये ठीक है, तू पुलिस स्टेशन जा, हम रॉकी के घर जाते हैं। पता नहीं साला होश में होगा भी या नहीं। वो चारों रॉकी के घर की ओर निकल जाते हैं। यहाँ विराट पुलिस स्टेशन। उसे देखते ही इंस्पेक्टर खड़ा हो गया। अरे मिस्टर विराट, आप बैठिए ना। इंस्पेक्टर ने सामने की कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ इंस्पेक्टर, वानी मेरी होने वाली वाइफ किडनैप हो गई है। इंस्पेक्टर ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, व्हाट? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि ये वही पठान का काम होगा जिसका माल आपने पकड़वाया था? मैं वही बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर, मुझे जल्द से जल्द वानी मेरे सामने चाहिए। डोंट वरी मिस्टर विराट, पुलिस की पूरी टीम आपके साथ है। आप अपना नंबर हमें दे दीजिए, हम उसे ट्रैक करवाएंगे। मुझे यकीन है मिस्टर विराट, वो जरूर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और फिर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ से बात कर रहा है। वैसे भी मिस्टर विराट, आपने मुंबई में उसका धंधा ही चौपट कर दिया है। वो इस वक्त मुंबई छोड़कर जाने के फिराक में है, इसलिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। बट डोंट वरी, आपने कानून की मदद की है, पूरी पुलिस टीम आपके साथ है। विराट उसे अपना और रघु, कल्लू, छोटे, टकला सबके कांटेक्ट नंबर लिखवा कर वो भी बानी को ढूंढने लग जाता है। रात से सुबह हो जाती है।
विराट के साथ साथ रघु, कल्लू, छोटे टकला पांचों वानी को ढूंढ रहे थे। यहाँ तक कि पुलिस भी अपने तरीके से ढूंढ रही थी, पर किसी के हाथों कुछ नहीं लगा। यहाँ तक कि किसी को कोई कॉल भी नहीं आता। सुबह पांचों फिर से इकट्ठा होते हैं। रघु ने कहा, गुरु, कहीं ये पठान मुंबई छोड़कर तो नहीं चला गया? हर वो जगह देखा जहां जहां रॉकी ने उसका एड्रेस दिया, सब जगह खाली, ना कोई माल सामान, ना एक आदमी। गुरु ने कहा, नहीं रघु, वो है तो मुंबई में ही। बिना मुझसे आमना सामना किए वो मुंबई नहीं छोड़ने वाला। छोटे ने बीच में ही कहा, गुरु, हम ज्यादा लेट नहीं कर सकते। मुझे वानी की फिक्र हो रही है, तो जानता है ना पठान कितना कुत्ता टाइप का इंसान है। कहीं उसकी नीयत बिगड़ी और वो। गुरु की मुट्ठियां कस गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा, लेकिन कैसे? सब एक साथ पूछते हैं। गुरु के दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। यहाँ बानी एक अंधेरे कमरे में एक कोने में बैठी हुई है। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई है उसे पता भी नहीं चला। रात भर रोते रोते उसकी आंखें सूज गई है। उसकी आंखें अब तक लाल पड़ चुकी थी। अचानक से दरवाजा खुलता है। हल्की सी रोशनी कमरे में आती है। दरवाजा खुलने की आवाज से बानी हड़बड़ा कर उठ गई और उसने सामने नजर किया तो पठान उसकी ओर ही आ रहा था और उसके पीछे पीछे राणा भी। बानी घबराते हुए खुद में ही सिमट गई। पठान आकर उसके सामने बैठता है और उसे देखते हुए, बहुत यकीन था ना तुम्हें, मेरा विराट आएगा, मुझे बचाएगा। पूरी रात कुत्तों की तरह यहाँ वहां भटकता रहा, पर पठान तक पहुंच ही नहीं पाया, पहुंच पाएगा भी नहीं। आज एक दिन है उसके पास, एक दिन। कल मैं तुम्हें लेकर दुबई चला जाऊंगा, फिर हम वहां निकाह करेंगे। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। निकाह तो तुम तब करोगे जब जिंदा रहोगे। ये एक दिन काफी है मेरे विराट के लिए। वो मुझ तक जरूर पहुंच जाएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। मुझे मेरे मोहब्बत पर पूरा भरोसा है। मोहब्बत? सुना राणा, ये क्या बोल रही है? मोहब्बत? इसे इसकी मोहब्बत पर भरोसा है। वो तेज तेज हंसने लगता है। तो फिर चल देखते हैं तेरी मोहब्बत तुझे आज रात तक में ढूंढ पाता भी है या नहीं। अगर नहीं ढूंढ पाया तो मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, और ढूंढ लिया, यहाँ पहुंच गया तो उसे मारकर तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। पर ले तो जाऊंगा ही। उसने एक गंदी हंसी हंसते हुए कहा और दोनों वहां से चले जाते हैं। दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। बानी फिर से रोने लगती है। विराट, प्लीज मुझे बचा लो। अगर आज तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाए तो तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आंसुओं के धार बह गए। अब आगे देखिए, क्या विराट बानी तक पहुंच पाएगा, उसे बचा लेगा, या पठान बानी को विराट से हमेशा हमेशा के लिए अलग करके अपने साथ ले जाएगा। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए माफियाज पैशनेट लव कहानी पर।